नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। ये जो कहानी है हमें विनय जी ने शेयर किया है। विनय जी यूपी अलीगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और ये घटना इनके साथ में घटी थी 2003 में। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी। बात 2003 की है। मैं शहर से अपने गांव वापस आ रहा था। शनिवार की रात थी और पूर्णमासी की रात थी वो। मैं जब शहर से चला था तो वैसे भी रात हो चुकी थी, ट्रेन मुझे लेट मिली थी। मैं जब अपने छोटा स्टेशन पर उतरा तो आधी रात हो चुकी थी। ये स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था और शायद मैं उतरने वाला इकलौता ही पैसेंजर था अपने स्टेशन पर। मेरे पास में एक थैला था जिसमें कुछ ज़रूरी कागजात और कुछ परिवार के लिए मिठाई वगैरह थी। मैं अब पैदल अपने घर की ओर, गांव की ओर चल पड़ा था, क्योंकि उस टाइम में वहाँ पर कोई साधन नहीं था। सब जो स्टॉपेज वगैरह था, बस का जो रिक्शा का स्टैंड था, सब खाली पड़ा था। और वहाँ से मेरा घर कोई ज़्यादा दूरी पर भी नहीं था। अगर हम रोड के द्वारा जाते तो थोड़ा लंबा पड़ता और रेल की पटरी के साथ साथ चल के जाते तो नज़दीक था। मैंने वही किया, शॉर्टकट अपनाया। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ अपने गांव की तरफ चलने लगा था। उजली रात थी, चांद की रोशनी हर जगह दिखाई दे रही थी। आधा रास्ता करीब मैं पार कर चुका था और तभी एक आवाज़ ने मुझे चौंका के रख दिया। वो आवाज़ एक लड़की की रोने की आ रही थी। अब मैं जब ध्यान से महसूस करने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है तो मैं देखा कि रेलवे की दूसरी लाइन पर एक लड़की बीचों बीच बैठी हुई दिखाई दे रही है, सफ़ेद कपड़ों में, और कभी कभी तेज तेज रो रही थी और फिर उसकी रुलाई सिसकियों में बदल जाती थी। मुझे देख करके बड़ा अचंभा लगा कि ये लड़की इतनी वक्त रात के टाइम में रेल की पटरी पर बैठी क्या कर रही है। जरूर इसके साथ में कोई समस्या हुई होगी। मैं अब उसकी तरफ बढ़ चला था ताकि देखूं ये लड़की कौन सी गांव की है और इस वक्त इस रेल की पटरी पर किस लिए बैठी हुई है। कहीं इसका इरादा सुसाइड करने का तो नहीं है। मैं ये सोच करके कांप उठा था। मैं जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हुआ उस लड़की के पास पहुंचने लगा और शायद उस लड़की ने मेरी आवाज़ को, पैरों की आवाज़ को सुन लिया था और वो अब जोर जोर से रोने लगी थी। मैं अब कुछ ही कदम की दूरी पर रह गया था और तभी वो लड़की एक झटके से उठ करके खड़ी हो गई। पहले तो वो मुझे मेरी तरफ देखा और देखते हुए भी वो रो रही थी और फिर पीछे की तरफ दूसरी साइड में रेलवे की पटरी के साथ साथ भागने लगी। मैं उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की हमारे गांव की तो नहीं है, लेकिन मेरे गांव की वो लड़की लग नहीं रही थी, शायद किसी पड़ोसी गांव की थी। अब मैं उस लड़की को रोकने की कोशिश कर रहा था कि सुनो बहन, रुक जाओ बहन, कहाँ भाग रही हो तुम, रुक जाओ बहन,
बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। लेकिन वो मेरी तरफ मुड़ के देखती और फिर आगे की तरफ भागने लगी थी। मैं भी उसका पीछा कर रहा था कि मुझे लग चुका था कि लड़की परेशान है और ये हो सकता है किसी ट्रेन के नीचे आ जाए। अब वो लड़की जी थी पुलिया के पास पहुंच गई थी। नीचे एक छोटी नदी जैसी बहती थी और उस पर पुल बना हुआ था और उस पर से रेल गुजरती थी। उस पुलिया के पास जाकर के वो लड़की रुक गई थी। अब मेरा जो रास्ता था गांव का अब पीछे छूट गया था। अब मैं उसके चक्कर में आगे तक आ गया था। अब जब उसके पास पहुंचा तो लड़की पुलिया पर बैठी और मेरी तरफ देख रही थी और रोई जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की कौन से गांव की है, इसके साथ में क्या हुआ है, लेकिन ये तो बता भी नहीं रही थी। जैसे ही मैं पुल पर पहुंचने लगा पुलिया के पास में, और लड़की पुलिया पर बैठी और मेरी तरफ ही देख रही थी। अब बीच बीच में उसकी रुलाई तेज हो जाती और फिर सिसकियों में बदल जाती। अब कुछ ही दूर पर वो लड़की बैठी पुलिया पर मुझे नजर आ रही थी। हाँ, मैं उसको आवाज़ लगा रहा था कि देखो बहन, तुम भागो मत। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम दूर मत जाओ। तुम किस गांव की हो? और देखो, आत्महत्या करना ठीक नहीं है, ये भी एक पाप होता है। रुक जाओ, तुम मेरी बात को सुनो। लेकिन वो लड़की भागती भागती अब जाकर के इस पुलिया पर जाकर के बैठी हुई थी। अब वो भाग नहीं रही थी, बस मेरी तरफ बैठ करके देख रही थी। मैंने देखा कि अभी ट्रेन का आने का कोई सिग्नल नहीं था, सिग्नल लाल था और दूर दूर तक रेल की पटरी दिखाई दे रही थी। उसमें ट्रेन का कहीं नामो निशान नहीं था। और मैं अब उसके नज़दीक पहुंचने लगा और तभी एक तेज आवाज़ मेरे कानों में टकराई। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हाथ में छड़ी लिए और पुलिया के नीचे से आवाज़ लगा रहा है। पुलिया के नीचे वहाँ पर खाली ज़मीन थी और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे भेड़ इकट्ठा होकर के बैठी हुई थी झुंडों में। अब मैं देखते ही समझ गया कि ये गडेरिया है। ये अपने जो भेड़ है उनको रात के टाइम में यहाँ पर रोक रखा है आराम करने के लिए। और वो गडेरिया चिल्लाता रहा, अरे तुम इसके पास मत जाओ बेटा, तुम इससे दूर रहो। ये औरत नहीं है, लड़की नहीं है, ये शैतान है। तुम इसके पास जाओगे तुम मारे जाओगे। अब उसकी आवाज़ सुनकर के मेरे जो कदम थे जहाँ थे वहीं पर रुक गए। और वो गडेरिया पुल के नीचे से जो खाली ज़मीन थी जहाँ पर वो अपने भेड़ों को आराम करवा रहा था, और वो अपना छड़ी लिए तेजी से हमारी तरफ भागता हुआ ऊपर की तरफ आने लगा। और वो जो लड़की पुलिया पर बैठी रो रही थी, कभी जोर से कभी सिसकियों में, अब वो उठ करके खड़ी हो गई। अब उसकी रुलाई रुक गई थी। अब अभी भी हमारी तरफ वो घूर घूर करके देख रही थी। और वो गडेरिया चिल्लाता हुआ मेरी तरफ आ रहा था कि बेटा उसकी तरफ जाना मत, जाना मत। वो चुड़ैल है, वो शैतान लड़की है, वो तुम्हारी जान ले लेगी। तुम उसकी तरफ बिल्कुल मत जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। अब तो मैं जहाँ था वहाँ रुक चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की, ये शैतान कैसे हो सकती है। शैतान का परिभाषा तो अलग ही होता है, चुड़ैल का परिभाषा अलग ही होता है। वो तो देखने में ही भयंकर भयानक दिखते हैं, लेकिन ये तो आम लड़की की तरह दिखाई दे रही थी। जरूर इसके साथ में कोई तकलीफ हुआ होगा और तभी ये लड़की इतनी वियोग से और इतनी दर्द से रो रही है। मैं यही सब बातें सोच रहा था और तब तक जो गडेरिया था अपना हाथ में छड़ी लिए हमारे पास पहुंच गया। वो आकर के मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, बेटा तुम उसके नज़दीक तो नहीं गए थे ना? मैंने बोला नहीं।
अभी तक तो नहीं गया। हाँ, आवाज़ मैं ज़रूर लगाया हूँ। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि देखो बेटा, ये जो लड़की दिखाई दे रही है ना, एक शैतान लड़की है। कहा जाए तो ये चुड़ैल है और ये छलावा लड़की है। ये कोई भी भेष धारण कर सकती है और तुम्हें देखो कितनी दूर से बहला फुसला करके अपने जाल में फंसा करके और यहाँ तक ले आई है। जानते हो किस लिए? मैं अब उसकी तरफ देखने लगा। वो कहने लगा कि देखो, अगर तुम उसके पास, पुलिया के पास पहुंच जाते तो वो लड़की तुम्हें पुलिया के ऊपर से नीचे की ओर धक्का दे देती और तुम नीचे गिर करके घायल हो जाते, या हो सकता है कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है। उसकी बात सुनकर के मैं एकदम डर गया था। विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो मासूम सी दिखने वाली लड़की शैतान की तरह कैसे हो सकती है, चुड़ैल कैसे हो सकती है। वो जो गडेरिया था वो कहने लगा कि देखो बेटा, तुमने अच्छा किया कि इसके नज़दीक नहीं गए। हाँ, मैंने तब तक देख लिया था। हाँ, तभी मैं तुम्हें चेताना शुरू कर दिया। बेटा, तुम पीछे लौट जाओ, इसकी तरफ मत देखो। ये लड़की एक छलावा है। तुम वापस जाओ अपने गांव की तरफ। मैं खड़ा खड़ा यही सब सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, इतनी मासूम सी लड़की छलावा कैसे हो सकती है। अभी मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहा था। मेरा मन जो था मानने को तैयार नहीं था कि ये कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई छलावा हो सकती है। लेकिन वो जो गणितिया था वो मेरी मन की बात समझ गया। वो कहने लगा कि बेटा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना कि ये चुड़ैल हो सकती है? तुम यहीं पर खड़े रहो, अब मैं देखो उसकी तरफ जा रहा हूँ और तब देखना क्या होता है। वो गणितिया उसकी तरफ चल पड़ा और मैं जहाँ था वहीं पर खड़ा रह गया था। गणितिया आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की के पास पहुँचने लगा और जैसे ही लड़की के करीब पहुंचा, वो लड़की एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, तुम रुक जाओ, जहां पर हो वहीं रुक जाओ, आगे मत आना, आगे मत आना, तुम जहां हो वहीं पर रुक जाओ। अब जो गणेरिया था उसकी बात को मान गया और वो एक जगह पर खड़ा हो गया। वो लड़की कहने लगी कि देखो, तुम एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, मैं जा रही हूं यहां से। वो गणरिया कहने लगा कि देखो, तुम यहाँ से चली जाओ। इस मासूम लड़के को क्यों अपने जाल में फंसा रही थी? क्या तुम्हारा इरादा इसको मारने का था? वो लड़की अब हंसते हुए कहने लगी, हाँ, मेरा इरादा कुछ ऐसा ही था, लेकिन तुम अब बीच में आ चुके हो। अब देखो, तुम लौट जाओ, मैं भी अब जा रही हूँ। वो गणरिया कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से गायब हो जाओ, हाँ देखो, हमारे इलाके में तुम तो नज़र मत आना। अब मुझे समझ में आ गया था कि जो गणरिया था वो भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वो भी एक तांत्रिक था। तभी तो वो रात में जहाँ मर्जी किसी जगह पर रुक जाते हैं बिना डर के। तो ये तो तंत्र मंत्र का अच्छा भला जानकार था। हाँ, तभी तो वो चुड़ैल इससे डर रही थी, अपने नज़दीक आने से मना कर रही थी। अब फिर गणरिया उसको धमकाने लगा कि देखो, तुम देर मत करो और तुम यहाँ से भाग जाओ और दोबारा लौट के इस एरिए मत आना। और वही वो चुड़ैल ने किया। वो एकदम से अपना रूप को अलग बना लिया। वो सफ़ेद कपड़ा न जाने कहाँ गायब हो चुका था और वो काले रंग की बिल्कुल स्याह कपड़ों में आ चुकी थी और देखते ही देखते रेल की पटरी पर दौड़ चुकी थी। अब कुछ ही देर दौड़ने के बाद वो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो चुकी थी। मैं ये सब देख करके एकदम सहम गया था। मैंने आज तक किसी ऐसी चीज़ को देखा नहीं था। सुना तो जरूर था कि चुड़ैल होती हैं, आत्माएं होती हैं, लेकिन अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। अब तो जैसा मेरा शरीर डर चुका था, मैं थर थर
कांपने लगा था डर से। और वो गणरिया अब मेरे पास में वापस लौटा और कहने लगा कि बेटा तुम अपने गांव की ओर लौट जाओ। कौन सा गांव है तुम्हारा? मैंने इशारा किया उंगली के हाथों से कि वो सामने वाला मेरे गांव है। वो कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें नज़दीक छोड़ करके आता हूँ। हो सकता है वो चुड़ैल लड़की तुम पर घात लगाए बैठी हो, कहीं तो तुम पर दोबारा हमला ना कर दे। और वो गणरिया मेरा हाथ पकड़े आगे की तरह चलने लगा मेरे गांव की साइड में। जब गांव का मेरा सीमा रेखा आ गया तब जाकर के वो मुझे छोड़ा। बोला अब तुम गांव में पहुंच चुके हो और अपने घर पर लौट जाओ। और देखो मेरी बात को गांठ बांध के रखना। ऐसी स्थिति में अकेले में रेलवे लाइन पर चाहे किसी जगह पर किसी पर जल्दी से विश्वास मत करो। वो हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा हो। वो लड़की तुम्हारी जान लेने पर उतारू थी। अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो अब तक तुम जिंदा नहीं रहते। मैं भी समझ गया था कि वो लड़की वास्तव में एक छलावत थी और वो धोखे से रोने धोने का स्वांग रची हुई थी। एक सफ़ेद कपड़ों में मासूम की तरह दिख रही थी, जिसे लगे कि वो सही में सुसाइड करने के लिए रेलवे लाइन पर आई है। इससे कोई भी लड़का कोई भी मनुष्य भ्रमित हो सकता था और जो मैं कर रहा था शायद वो भी करता। मुझे अब सब कुछ मालूम हो चुका था। मैं सही सलामत घर पर लौट आया था, लेकिन उस घटना से मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। उसी लड़की का सपना मुझे बार बार आ रहा था। वो सपने में मुझे दिखाई दे रही थी और उसी रेल की पटरी पर मुझे बुला रही थी कि तुम आ जाओ, हम लोग वहीं पर मिलेंगे। और मैं डर डर के रात भर जागा रहा। जब भी सोने की कोशिश करता वही सपना मेरे सामने में दिखाई देने लगता। सुबह होने पर मैं ये सारी समस्या अपने पिता को माँ को बताया। अब इस घटना से मेरे माँ बाप भी चिंतित हो उठे थे और उन्होंने कहा कि बेटा घबरा मत, शायद उसी चुड़ैल का तेरे पर कोई असर हुआ है, तो चिंता मत कर, हम किसी तांत्रिक वगैरह को बुलाएंगे और तेरे पर झाड़ फूक करवाएंगे। और फिर उन्होंने वही किया, एक तांत्रिक को लेके आए थे और तांत्रिक ने मेरे ऊपर से उसका जो साया था वो उतारा था और तब जाकर के मैं आराम से हुआ था। अब मुझे रात में उसका सपना नहीं आता था। अब मैं बिल्कुल समझ चुका था कि ये जो मेरे साथ में हुआ था एक फरेब था, एक जाल था, एक माया जाल रचा हुआ था उस चुड़ैल ने धोखे से मुझे फंसाने के लिए। तो दोस्तों ये थी विनय कुमार जी की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने अपलोड किया हुआ है, तो उन कहानियों को भी आनंद लीजिए और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम अगले रोज़ मिलते हैं एक इसी तरह की घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।